Hello everyone, this is Twinkle Soni. Welcomes you back to FIM Adventure. आपका अपना प्यारा सा चैनल जिसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो आज हम लोग लेके आने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बेसिक स्ट्रेंथ. इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था दैट वाज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हमने देखा, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे थे बेटा. जैसे कि हमने ऑर्गेनिक ग्रुप्स देखे थे बेसिकली जो कि एसिडिक होते हैं, जैसे हमारा सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल. उसमें एक बढ़िया सा ऑर्डर भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर मैंने आप लोगों को बताया था. वैसे ही आज हम लोग बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में. बेसिकली अगर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेई के अंदर या नीट के अंदर या केवीपीवाई बोलो या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोलो या सीबीएसई बोर्ड बोलो. इसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टली वो लोग क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. आपको ऐसे 4-5 कंपाउंड्स दे देंगे और बोलेंगे कि भाई एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताओ एंड सो ऑन, ठीक है. तो वैसे ही जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बात की थी, आज मैं बात करूंगी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में. इसमें मेजरली हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर नाइट्रोजन बेसिसिटी के मामले में एकदम हीरो है, ठीक है ना. एकदम क्या कहते हैं, बॉलीवुड का बहुत ही फेमस एक्टर है, अमिताभ बच्चन है, ठीक है. तो सॉरी, ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन. तो वैसे ही नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही बड़ा हीरो माना जाता है ऑर्गेनिक की दुनिया में बेस के मामले में, ठीक है. तो इस तरीके से हम यहाँ पे मैक्सिमम नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि बेस होता क्या है. बेस बहुत सारे डेफिनेशंस है. बेसिकली बेस के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है. अगर आप एसिड बेस थियोरी का लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है. आप टाइप कर सकते हैं एसिड बेस थियोरी FIM एडवेंचर यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा मेरा लेक्चर. उसके अंदर अगर आप बेस के बारे में बात करें तो मैंने बेसिकली 3 तरह के बेसिस सिखाए हुए हैं, ठीक है ना. बेसिस की अगर बात करूं तो 3 तरह के बेसिस हमारे पास हैं. जैसे एक होता है बेटा अर्हेनियस बेस, ठीक है, अर्हेनियस बेस. दूसरा होता है ब्रॉन्स्टेड बेस और तीसरा होता है लेविस बेस या लुइस बेस. कुछ लोग लुइस बोलते हैं, लेविस बोलते हैं, जो बोलना है बोल लो, ठीक है, अपना ही दिक्कत नहीं है कोई, बोल सकते हो. तो अगर मैं बात करूं किसकी, अर्हेनियस बेस की, ठीक है. तो अर्हेनियस बेस कौन होते हैं जो कि अर्हेनियस बेसेस होते हैं? तो बेसिकली OH माइनस जो लोग डोनेट करते हैं, जो OH माइनस डोनर्स होते हैं, दे आर अर्हेनियस बेसेस, वो होते हैं अर्हेनियस बेसेस, ठीक है. उसके बाद ब्रॉन्स्टेड बेस कौन होते हैं? तो भाई जो H+ डोनेट करते हैं, नहीं सॉरी, जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना, H+ एक्सेप्टर्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे ब्रॉन्स्टेड बेसेस, जो कि जिनको H+ चाहिए होता है. जैसे कि OH माइनस बोल दो आप, ठीक है, Cl- बोल दो आप, F- बोल दो आप. तो ये सारे होते हैं ऑर्गेनिक ब्रॉन्स्टेड बेसेस, ठीक है. फिर बात करूं लेविस बेसिस की तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. लोन पेयर जो डोनेट कर देते हैं, जो लोन पेयर डोनर्स होते हैं, लेविस बेसिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा नाइट्रोजन, अमोनिया, ठीक है ना, पानी, वो भी हमारा लोन पेयर डोनर है. तो इस तरीके से जिन लोगों को लोन पेयर देना पसंद होता है वो होते हैं हमारे लेविस बेसिस, ठीक है. अब मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग अर्हेनियस बेसिस की बात करते हैं, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड बेसिस और लेविस बेसिस की, ठीक है. यानी कि जो अच्छे लोन पेयर डोनर होंगे या जो अच्छे H+ डोनर्स होंगे, ठीक है ना, डोनर्स नहीं सॉरी, अच्छे H+ एक्सेप्टर्स होंगे, ठीक है, हम उनकी बात करेंगे कि वो होते हैं अच्छे बेसिस, ठीक है. तो इस तरीके से जैसे हमने एसिड का डिसोसिएशन देखा था, वैसे ही बेस के केस में भी डिसोसिएशन होता है. बेस का जिस तरीके से एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता था, वैसे ही बेस का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है. देखते हैं कि कौन कैसे होता है बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एसिड का मान लिया था HA कोई वीक एसिड है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर मैं बेस का मान लेती हूँ कि भाई लेट B- बी अ बेस,
यहाँ पे B माइनस को मैंने बेस मान लिया, तो B माइनस ने क्या कहा, भाई H प्लस एक्सेप्टर चाहिए मेरे को, तो B माइनस ने यहाँ पर BH बना लिया, और जिस स्पीड से, जिस रेट से इसने एक्सेप्ट किया है किसको, तो भाई H प्लस को इसने जिस तरीके से एक्सेप्ट किया है वो होगा हमारा, क्या कहते हैं, उसका जो रेट होगा, उसका जो कांस्टेंट होगा वो होता है KB। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ, जैसे एसिड के मामले में मैं कहती थी कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, ठीक है, रिएक्शन कांस्टेंट Ka वहाँ पे अगर ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, वैसे ही मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि अगर हमारा KB ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, KB ज्यादा होगा तो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, KB ज्यादा होगा। तो ये हो गया एक तरह का बेस जिसने क्या किया है, जिसने अपनी H प्लस को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, ऐसे ही हम लोन पेयर डोनर को भी बेस बना सकते हैं, कोई ऐसी चीज जिसने अपना लोन पेयर डोनेट कर लिया। मान लो मेरे पास ये B है, B के पास यहाँ पर लोन पेयर है, ठीक है, B के पास लोन पेयर है, इसने क्या किया, इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, फिर इसने बना लिया BH पॉजिटिव, B पे पॉजिटिव आ जाएगा ना, अपना लोन पेयर दे देगा। तो इस तरीके से इसका भी डिसोसिएशन इसका भी रिएक्शन कांस्टेंट को मैं KB बोल सकती हूँ। फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई KB ज्यादा होगा तो फिर मैं कह सकती हूँ कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अब भाई बात ये आती है कि KB कब ज्यादा होगा, यानी ऐसी कौन सी कंडीशंस होगी जब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ऐसी कौन सी चीजें होगी जो किसी भी चीज को, जो हमारे गिवन कंपाउंड को एक बढ़िया बेस बनाएंगी, एक बहुत ही अच्छा बेस बनाएंगी, ऐसी कौन सी बातें होंगी। ठीक है, तो देखते हैं ऐसी कौन सी बातें होंगी। बात करते हैं फैक्टर्स पे, उन फैक्टर्स पे जो कि फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, नहीं, फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रेंथ, जो हमारे चीज़ों की बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारा बेस है उसकी लोन पेयर को देने की क्षमता ही उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होती है। जितना जल्दी वो अपना लोन पेयर दे देगा, जितना इजीली वो अपना लोन पेयर दे पाएगा, उतना ही अच्छा बेस वो बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी बातें होती है जिससे कि मैं ये कह सकती हूँ कि भाई वो लोन पेयर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहली चीज जो उसके अंदर होती है वो होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। भाई सीधी सी बात है, अगर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो हमेशा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ के रखना। अगर वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ के रखता है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो डेफिनेटली अपना इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, लोन पेयर डोनेट नहीं करना चाहेगा। तो डेफिनेटली उसकी बेसिक स्ट्रेंथ, क्या कहती हूँ मैं, कि बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी कम। ठीक है, यानी पहला फैक्टर जो है हमारा वो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी, लोन पेयर देने की टेंडेंसी हो जाएगी कम। ठीक है, फिर यहाँ लिखते हैं, जरा देखो इसको सरका के, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी अगर उसकी कम हो गई तो भाई बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी उसकी कम। यानी सीधा सीधा मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम है। सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं, ये वाली चीज आ गई। एक पहला फैक्टर हमारा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, वो पकड़ के रखेगा, लोन पेयर देगा नहीं। ठीक है, तो पहला फैक्टर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर एक और चीज देख सकते हैं हम देख सकते हैं लोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन। अगर लोन पेयर्स, ठीक है, वो एरोमेटिसिटी जैसी चीज है ये, अगर लोन पेयर्स घर में ही, यानी एटम, यानी अपने कंपाउंड के अंदर ही
कहीं पर डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर आपने पिछले लेक्चर्स एरोमेटिसिटी वाले देखे हैं तो, ठीक है। अगर मेरे लोन पेयर्स, मेरे जो डोनर एटम है उसके लोन पेयर्स कंपाउंड के अंदर ही कहीं घूम फिर रहे हैं, कहीं अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हैं, अगर वो बिजी हैं, कंपाउंड के अंदर ही बिजी हैं, तो डेफिनेटली वो किसी और को अपने लोन पेयर नहीं देगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप पिछले वीडियो से रिलेट कर पाओगे कि भाई अगर इसको अपनी लोन पेयर देनी है, यानी अगर इसको अपनी बिटिया भी आनी है, तो अगर वो उसकी जो बेटी है वो अगर घर में ही यहाँ पर इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। उसको पहले उसको फ्री करना पड़ेगा, यानी कि लोकलाइज्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी शादी हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसी लोन पेयर जो कि घर में ही इन्वॉल्व है, जो कि कंपाउंड में इन्वॉल्व है, कहीं एरोमेटिसिटी लाने में इन्वॉल्व है, कहीं रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, कुछ चीजों में इन्वॉल्व है, तो इन सच कंडीशंस क्या होगा कि उसकी डोनेशन की टेंडेंसी जो है, उस लोन पेयर की बाहर जाने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी काफी कम। इन सच केसेस लोन पेयर डोनेशन कम हो जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो सेकंड फैक्टर है मेरा वो है कि भाई डीलोकलाइज्ड, इफ लोन पेयर्स are delocalized, then the tendency, जो टेंडेंसी है ऑफ डोनेशन की, ठीक है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यानी अगर मेरे पास दो लोन पेयर्स, दो एटम है, एक का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और एक का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, तो दिस विल बी द टेंडेंसी ऑफ डोनेशन, ठीक है। तो जो लोकलाइज्ड वाला लोन पेयर है वो फटाफट निकल जाएगा और जो डीलोकलाइज्ड वाला लोन पेयर है वो जल्दी से नहीं निकल पाएगा। सो इस तरीके से हमारा ऑर्डर हो जाएगा किस चीज का, बेसिक स्ट्रेंथ का। यानी जो हमारा डीलोकलाइज्ड वाला लोन पेयर है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम रहेगा, जो हमारा लोकलाइज्ड वाला लोन पेयर है उसका बेसिक स्ट्रेंथ मैं कहती हूँ ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये एक फैक्टर हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया और लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड, ये एक फैक्टर हो गया। उसके बाद और भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप साइज, ठीक है ना, साइज, एटम का साइज भी मैटर करता है भाई, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास दो एटम है, दोनों के पास 3 लोन पेयर हैं, ठीक है। एक एटम उसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, एक एटम उसका साइज बहुत छोटा है। जल्दी कौन दे देगा, जल्दी दे देगा वो जो छोटा है। इसको ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, घर में रहने वाले 15 लोग है ना, तो एक 15 लोगों की फैमिली है जो 2 रूम के फ्लैट में रहती है, 1 BHK के फ्लैट में रहती है। एक 15 लोगों की फैमिली है जो कि पेंट हाउस में रहती है या बंगलो में रहती है, ठीक है। सो ज्यादा कंफर्टेबली कौन रह पाएगा, ज्यादा कंफर्टेबली तो ऑब्वियसली वो जो बंगलो में रहते हैं वो रह पाएंगे क्योंकि वहां पर स्पेस ज्यादा है, ठीक है। तो अगर किसी को जाना है, मान लो कि भाई कुछ लोग 5 लोग उसमें से अलग जाना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, ठीक है, तो ज्यादा जल्दी जाने की टेंडेंसी, लोग बोलेंगे कि जाओ यार जाओ, जल्दी जाओ। तो ये वाली टेंडेंसी कहाँ जनरेट होगी, ऑब्वियस सी बात है जो छोटा घर है उसमें जल्दी ज्यादा जनरेट होगी, क्योंकि वहां से लोगों का निकलना ज्यादा, लोग चाहेंगे कि भाई यहाँ से जल्दी से जो लोग हैं वो निकल जाएं क्योंकि जगह वहां पर छोटी है, ठीक है। तो वैसी ही चीज साइज ऑफ एटम के बारे में भी आएगा कि भाई अगर हमारा एटम छोटा है तो हमारे जो लोन पेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से उसके अंदर एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल या लोन पेयर का डोनेशन इजी हो जाएगा छोटे साइज में, जबकि बड़े साइज में रिमूवल इतना अच्छा नहीं होगा। तो मैं कह सकती हूँ कि अगर साइज जो है एटम का वो डिक्रीज होता है, देन लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो उससे हमारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ठीक है। यानी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा लोन पेयर जाना मुश्किल होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, ठीक है। साइज बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, कह सकती हूँ मैं ऐसा। उसके बाद ठीक है, उसके बाद और एक फैक्टर है
सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि भाई मान लो 3 बेंजीन रिंग्स हैं, ठीक है, तीनों पे NH2 लगा हुआ है और तीनों पे कुछ ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, कुछ +M ग्रुप लगे हुए हैं, कुछ -I ग्रुप लगे हुए हैं, कुछ +I ग्रुप लगे हुए हैं, इस तरीके से ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो कौन सा ग्रुप जो हमारा लोन पेयर डोनेशन वाला ग्रुप है उसकी इच्छा को बढ़ाएगा कि भाई तू जल्दी लोन पेयर दे दे? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर लोन पेयर देना है नाइट्रोजन को तो नीचे से अगर कोई उसके लोन पेयर खींच रहा होगा तो वो दे नहीं पाएगा। अगर नीचे कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो उसके लोन पेयर्स को और उचकाए, उसको रिपल्शन करे, तो वो आसानी से दे पाएगा। तो मुझे ऐसे ग्रुप्स चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन दें, यानी कि कैसे +M +I और +H टाइप के ग्रुप्स जो होते हैं ये हमेशा अपने जो ग्रुप लगा होता है हमारा नाइट्रोजन वाला या जो भी है, हमेशा उसकी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। दे ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो हमारा 4th फैक्टर है कि भाई +M +I बाद में लिखें, पहले +H लिखें, ठीक है, +I ग्रुप्स always increases the basic strength। वो हमेशा हमारे बेसिक स्ट्रेंथ को, मतलब हमारे ग्रुप्स के, हमारे नाइट्रोजन के या ऑक्सीजन जो भी लगा हुआ है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। देखो जरा क्या क्या देख लिया मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई साहब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो पकड़ के रखेगा, देगा नहीं, ठीक है। साइज बड़ा होगा तो क्या होगा कि भाई साइज बड़ा होगा तो वो डोनेशन क्या बोलते हैं वहां पर, डोनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, डोनेशन जो है लोन पेयर का वो क्या हो जाएगा, डोनेशन जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। साइज छोटा हो जाएगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है कहानी चलेगी। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो मेरे पास कुछ ग्रुप हैं, जैसे CH3 नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है और OH नेगेटिव है और F नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पर जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई इसके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखो कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक अब यहाँ पर मुझे देखना है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस। जैसे जैसे मैं यहाँ जाऊंगी बेटा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी लोन पेयर के डोनेशन की जो टेंडेंसी है वो घटेगी, यानी जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ है वो घटेगा, यानी सबसे अच्छा बेस जो है मेरा ये CH3 रहेगा। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ व्हाट, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। चेक कर लेते हैं, ठीक है। यस, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। और बढ़िया क्वेश्चंस इसके लिए मेरे पास बहुत बढ़िया क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ये हमारा एक और है, ठीक है। ये मेरे पास F-, Cl-, Br- और I-, ठीक है। ये अब यहाँ पर बात करूँ कि भाई फिर वही लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा किसकी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम देखेंगे या फिर हम क्या देखेंगे। यहाँ पर देखो ज़रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्यों है, यहाँ पर मैंने दोनों फैक्टर्स एक्चुअली मैं लगा सकती हूँ, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगा सकती हूँ, मैं साइज भी लगा सकती हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो I- साइज में बड़ा है और F- साइज में छोटा है, ठीक है। अगर मैं साइज वाला फैक्टर लगाऊं तो F- बढ़िया डोनर है, पर अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर लगाऊं तो I- बढ़िया डोनर है। तो फिर कौन सा डोमिनेटिंग है मैम, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग है या साइज डोमिनेटिंग है, ठीक है। देखो अब इसमें आती है थोड़ी गड़बड़। मैंने यहाँ पर अगर सॉल्वेंट डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट डाल दिया, पानी वगैरह डाल दिया, ठीक है, तो I- विल बी द बेटर डोनर,
क्यों पता है? क्योंकि उस F माइनस की वो जो निकलती है पानी चिपकने के बाद, कौन सी एनर्जी होती है? वो एक हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। F माइनस की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, उसका साइज बहुत कम होगा, तो उसको बहुत सारे H प्लस सराउंड कर लेंगे, तो उसको लोन पेयर देने के लिए जगह नहीं मिलती। जबकि I माइनस का साइज बड़ा है, तो मतलब F माइनस को लोन पेयर डोनेशन के लिए उसके पास कोई आ ही नहीं पाएगा लोन पेयर लेने के लिए, उसको इतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेर लेगा, ठीक है। तो इस बात का फायदा उठा लेगा I माइनस। I माइनस को भी पानी आके घेरेगा, पर I माइनस क्योंकि साइज बड़ा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होगी, तो वो क्या है, वो जल्दी से लोन पेयर दे देगा। वो F माइनस के साइज छोटा होने और लोगों को उसके चिपकने का फायदा उठा लेगा। पर यहाँ पे मैंने कोई सॉल्वेंट की बात नहीं की है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई भी सॉल्वेंट की बात नहीं की है। मैंने यहाँ पर एक्वस नहीं लिखा है, देखो उसके पैर के नीचे। अगर मैं वहां पे एक्वस लिख देती तो कहानी बदलती, ठीक है। तो अभी की कंडीशन में, इस कंडीशन में यहाँ पर भाई मैं तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब मैं तो साइज वाली बात करूंगी, ठीक है। यानी मैं बोलूंगी कि भाई F माइनस जो है इट इज अ बेटर डोनर देन I माइनस, ठीक है। यानी मैं हमेशा ऐसा कहूंगी कि जब भी हम डाउन द ग्रुप चलते हैं, तो डाउन द ग्रुप जब भी हम चलते हैं, तो हमारे जो लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी होती है, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी जो होती है वो डिक्रीज होती है। यानी बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, हमेशा याद रखो, ठीक है। उसके बाद ऐसा ही मैं एक और बढ़िया एग्जांपल ले सकती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे पास है नाइट्रोजन है NH2 माइनस, और मेरे पास है PH2 माइनस नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है। तो तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा बेस कौन होगा, नाइट्रोजन होगा या फॉस्फोरस होगा? बताओ ज़रा। अब भी बताया था भाई डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम चलते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, नीचे जाओगे, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो डाउन द ग्रुप बढ़ती नहीं है, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। वैसे ही अगर इसके जगह मेरे पास OH माइनस और SH माइनस होता तो फिर OH माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ SH माइनस से बड़ा होता, क्योंकि फिर वही बात हो गई कि डाउन द ग्रुप क्या होता, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती, ठीक है। फिर अगर मेरे पास कोई ऐसा एग्जांपल होता, मान लो PH2 नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद आता OH, ना OH नहीं, SH नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब इनमें क्या देखते हैं आप, तो इनमें हम इधर चल रहे हैं, मतलब अलोंग द पीरियड चल रहे हैं। तो जब आप यहाँ चलते तो क्या होता, फिर वही बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती, लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी कम होती, बेसिक स्ट्रेंथ कम होती, यानी सबसे अच्छा बेस ये होता। अरे सही है। सो इस तरीके से वी कैन कंपेयर वेरियस ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज। कुछ और अच्छे एग्जाम्पल्स, कुछ और बढ़िया एग्जाम्पल्स लेती हूँ, देखो जरा। जैसे ये, आई होप अब तुम्हें क्लियर होगा कि जब भी हम नीचे चलेंगे, डाउन द ग्रुप चलेंगे, तो डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होगा, साइज बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अलोंग द पीरियड चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, बेसिसिटी कम होगी, ठीक है। अगेन सो बढ़िया कुछ और एग्जांपल्स लेती हूँ, देखो यहाँ पर। जैसे कि ये है हमारा CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। आहा, मस्त एग्जाम्पल एकदम। सॉल्व तुम लोग करोगे ऐसी उम्मीद मैं कर रही हूँ। जब तक मैं अगला लिखती हूँ सॉल्व करके दिखाओ ज़रा। CH3 CH CH2 नेगेटिव CH2, ठीक है, देन C डबल बॉन्ड C नेगेटिव CH CH2, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, दोनों में से बढ़िया बेस कौन सा है ये बताना है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद C डबल बॉन्ड C CH2 नेगेटिव। बढ़िया बेस बताओ कौन सा होगा।
ये एक अच्छा एग्जाम्पल, OH2 नेगेटिव, ठीक है, और O नेगेटिव रख लो, ठीक है। उसके बाद बेंजीन रिंग, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तो कवर हो जाएगी इसमें। देखो, आई होप कर लिया होगा फर्स्ट वाला, है ना। देखो बताती हूँ सबसे अच्छा बेस कौन सा होगा। अब मैम कौन सा फैक्टर लगाना है इसमें? हम तो ना ही अलोंग द ग्रुप चल रहे हैं, ना ही डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, ना ही अलोंग द पीरियड चल रहे हैं, ना साइज बढ़ रहा घट रहा है। क्या करना क्या है इसमें भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ना कार्बन की। मैम कार्बन ही तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज कैसे हो सकती है कि एटम की? बेटा हाइब्रिडाइजेशन के साथ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बदलती है, याद करो। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर देखोगे तो sp3 है, जबकि इसका देखोगे तो sp2 है, और इसका देखोगे तो sp है। आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जैसे जैसे हमारा s कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी ये वाला कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि ये वाला कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बताया हुआ है ऑलरेडी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, बेसिक स्ट्रेंथ घटी, यानी सबसे अच्छा बेस ये और सबसे घटिया बेस ये। टर्मिनल अल्काइन, याद करो, टर्मिनल अल्काइन, अल्कीन, अल्केन में टर्मिनल अल्काइन सबसे अच्छा एसिड है, अल्कीन उससे रद्दी एसिड है, और अल्केन सबसे बर्बाद एसिड है। तो ये भी कह सकते हो कि जो जितना अच्छा एसिड है वो उतना ही बर्बाद बेस है। अच्छा एसिड, बर्बाद बेस, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिख सकते हो, उसका उल्टा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। दिस कैन बी अ थिंग ऑल्सो, ठीक है। बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अब देखें मैम, ये वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। मैम इसका भी मैम अब तो आप मतलब खराब चीज, मतलब अब समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। अब क्या करना है बेटा? देखो जरा, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है। वो नेगेटिव चार्ज अपने घर पे नहीं बैठा है, घूम फिर रहा है। ये बेचारा अपने ही घर पे बैठा है, इसको कहीं और जाने की जगह नहीं है। ये लोकलाइज्ड है, वो डीलोकलाइज्ड है। हमेशा लोकलाइज्ड वाला जो होता है उसकी डोनेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है डीलोकलाइज्ड वाले से। दिस विल बी अ बेटर बेस देन दैट वन, ठीक है। उसके बाद फिर बात करें तो फिर यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कुछ बनेंगे। मैं एक काम करती हूँ, इस वाले एग्जाम्पल को अभी डिलीट यहाँ से करती हूँ, क्योंकि मुझे ऊपर वाले को एक्सप्लेन करना है। मैं इसको फिर बनाऊंगी आगे के पेज पे, ठीक है। देखो, इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। तो अगर बनाऊं तो ये ऐसा होगा, ये इधर आएगा, O पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ हो जाएगा CH2, ये आएगा डबल बॉन्ड, फिर ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा ही सेम बनेगा, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास O पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर मेरे पास C पे नेगेटिव चार्ज है। बताओ जरा, ज्यादा डोनेशन टेंडेंसी किसकी है? तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, दुर्घटना घटी, यानी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई, यानी O पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो गया। O देना नहीं चाहेगा, कार्बन दे देगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी। आई होप समझ पा रहे हो, ठीक है। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, कोई बात नहीं, बढ़िया एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, है ना। उन सारे एग्जाम्पल्स की बात कर लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे अभी वो जो एक लिखा था मैंने, फिनो ऑक्साइड आयन था, और यहाँ पर बेंजीन पे था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद और बढ़िया एग्जाम्पल यहाँ पर CH3, CH2, CH2NH2, ये एक हो गया। C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2NH2, ये दूसरा हो गया। C डबल बॉन्ड C, CH2NH2, ये तीसरा हो गया। तीनों के ऊपर लोन पेयर है, इसको नाम रख दिया A, इसको रख दिया B, इसको रख दिया C, ठीक है। इसका बता दो।
उसके बाद वही एक और बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, लाइक फिनाइल पे रख दिया NH2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 फिनाइल के बीच में रख दिया NH को, उसके बाद 3 फिनाइल के बीच में रख दिया नाइट्रोजन को, और पूछे पड़े हैं कि बताओ कौन ज़्यादा अच्छा होगा। भाई बताओ कैसे देखोगे, ऊपर वाले में कैसे देखोगे? 2 बातें हैं, एक तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वेरी स्टेबल, अभी बताया था, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ज़्यादा अच्छा डोनर कार्बन, पहली बात, तब आंसर ये आ जाएगा। या फिर ये भी देख सकते हो कि ये वाला तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेगा, सो दिस विल बी डीलोकलाइज्ड, जबकि ये वाले को अगर अच्छे से बनाओगे तो ये वाला रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, दिस विल बी लोकलाइज्ड, ये लोकलाइज्ड रहेगा, ठीक है, जिससे वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा और ये वाला कम बेसिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर फटाफट इस एग्जाम्पल की बात करूं तो भाई इसकी लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी है, ये वाला ग्रुप है, ये ग्रुप दे रहा है इसको प्लस आई इफेक्ट, जबकि ये वाला और ये वाला खींचे जा रहा है, दे रहा है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका माइनस आई ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा खींचेगा तो वो बेचारा दे पाएगा क्या? नहीं। अच्छा, ये देगा इलेक्ट्रॉन तो उसके देने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा अच्छा डोनर हो जाएगा, तो ए सबसे अच्छा बेस हो जाएगा, जबकि ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, ये बहुत ज़्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा, ये कम खींचेगा तो फिर भी दे पाएगा, तो ए के बाद सी आएगा, सी के बाद बी आएगा, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। सिमिलरली आई होप आप लोगों ने यहाँ कर लिया होगा, यहाँ पर जो है लोन पेयर वो 3 जगह पर डीलोकलाइज्ड है, ये वाले लोन पेयर केवल 2 जगह पे डीलोकलाइज्ड है, ये वाला लोन पेयर केवल 1 ही जगह पर डीलोकलाइज्ड है। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि मोर डीलोकलाइजेशन, जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन उतना ही कम बेसिक स्ट्रेंथ, तो सबसे अच्छा बेस ये, और फिर सबसे अच्छा बेस, सबसे घटिया बेस वो लास्ट वाला ट्राइफेनाइलमाइन सबसे घटिया बेस होगा, एनिलीन सबसे अच्छा बेस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम जगह पर लोन पेयर हमारे जा रहे हैं, वहाँ पर 3 जगहों पर हमारे लोन पेयर्स जो हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। सो इस प्रकार जो था कुछ जनरल ऑर्डर हम लोग देख सकते थे, कुछ जनरल चीज़ें हम लोग देख सकते थे, किसके बारे में? बेसिसिटी के बारे में। अब बात करते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजनस बेसिस की, कि कौन कौन से पैटर्न के नाइट्रोजनस बेसिस हमें ऑर्गेनिक के अंदर देखने को मिलते हैं, और उनमें से ज़्यादा अच्छे बेसिस कौन से होते हैं और घटिया बेसिस कौन से होते हैं, उनकी बात करते हैं, ठीक है। सो हेडिंग डालेंगे बढ़िया से, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। बहुत सारे टाइप के बेसिस होते हैं, तो जनरल कैटेगरी ऑफ बेसिस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे सबसे स्ट्रॉन्गर बेसिस जो होते हैं, ठीक है, पहले तो जनरल कैटेगरी आते हैं अमाइनिडीन्स, अमाइडीन्स बोल सकते हो आप, अमाइडीन्स। इनका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है, लाइक यहाँ पे कार्बन अल्काइल ग्रुप लगा हुआ होता है, और यहाँ पे इस तरीके से कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, एक में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक में NH ग्रुप लगा हुआ है हैविंग द लोन पेयर, और एक में NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ये होता है जनरल स्ट्रक्चर अमाइडीन्स का, ठीक है ना। सो दिस इज अमाइडीन्स। सबसे स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजन बेस ये होते हैं अमाइडीन्स, ठीक है। और ऐसे ही जो दूसरे होते हैं, जैसे अमाइडीन्स के अलावा मैं बताऊं कौन से होते हैं, तो मेरे होते हैं एरोमेटिक अमाइन या एलिफैटिक अमाइन, ठीक है। एलिफैटिक अमाइन के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। एलिफैटिक अमाइन, नाउ व्हाट इज एलिफैटिक? एलिफैटिक का मतलब होता है जनरल कार्बन चेन, और उसमें लगा हुआ है NH2 ग्रुप, यहाँ पर मेरे पास लोन पेयर हैं, ठीक है, एलिफैटिक अमाइन। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होती है अमाइडीन्स, उसके बाद आते हैं हमारी एलिफैटिक अमाइंस, ठीक है।
एलिफैटिक के बाद हमारे आते हैं एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन मतलब जैसे पिरिडीन, ठीक है। एरोमेटिक अमाइन का मतलब जैसे मैं बना लूँ पिरिडीन बोल दो या एनिलीन बोल दो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ एक, तो इस तरीके से। तो हमेशा जो हमारी एरोमेटिक अमाइंस होती हैं इनकी स्ट्रेंथ हमारी एलिफैटिक अमाइंस से क्या होती है, कम होती है। सबसे ज़्यादा अमाइडीन्स, फिर आते हैं एलिफैटिक, फिर आते हैं एरोमेटिक अमाइंस, और सबसे बर्बाद हमारे होते हैं अमाइड्स, क्योंकि अमाइड्स के अंदर जनरल फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। तो ये जो NH2 ग्रुप है जिसके ऊपर लोन पेयर है, यहाँ पर ये लगा होता है कार्बोनिल ग्रुप, ये देता है इसको भारी -M इफेक्ट, और इस इफेक्ट के कारण वो जो NH2 का N है वो एक अच्छा लोन पेयर डोनर नहीं हो पाता, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे कई नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। इसमें अगर मैं आपको ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताऊं, एक जनरल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ अगर इसका बताऊं, तो सबसे अच्छा बेस होता है हमारे पास अमाइडीन्स, ठीक है। उसके बाद होते हैं एलिफैटिक अमाइंस, और इसके बाद होते हैं हमारे एरोमेटिक अमाइंस, और सबसे बर्बाद होते हैं हमारे अमाइड्स, ठीक है। सो इस प्रकार से हमारा होता है जनरल ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं अमाइडीन्स की, अमाइडीन्स की, ठीक है, अमाइडीन्स, अगर मैं सबसे पहले बात करूं अमाइडीन्स की, तो अमाइडीन्स जो होते हैं मेरे वो सबसे स्ट्रॉन्गर बेसेस होते हैं। इनमें भी अमाइडीन्स का एक कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड का नाम होता है ग्वानिडीन। वो सबसे अच्छा बेस है, क्यों? क्योंकि उस कंपाउंड में यहाँ R के जगह भी लगा होता है NH2, ठीक है। अमाइडीन्स का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइडीन्स वो कुछ ऐसा होता है जैसा मैंने तुम्हें बताया NH2, ठीक है। इसमें अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो कंप्लीट क्या कहते हैं उसको, मैं कह सकती हूँ कि लोन पेयर डोनेशन यहाँ पे चलते रहता है। हाँ, कंप्लीट लोन पेयर डोनेशन यहाँ पे चलते रहता है। और यहाँ पर अगर मैं दो नाइट्रोजन की बात करूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास ये भी है और ये भी है, ठीक है। ये वाले को मान लो, मैं मानती हूँ, जैसे इसको नाम रख देते हैं ना, इसको X रख देते हैं, इसको Y रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ज़्यादा अच्छा लोन पेयर डोनर कौन सा नाइट्रोजन होता है, तो बेसिकली ये वाला जो नाइट्रोजन होता है ये ज़्यादा अच्छा लोन पेयर डोनर होता है, ठीक है। लेट मी चेक, यस दिस, ये जो नाइट्रोजन होता है Y इज मोर, बिल्कुल सही। ये वाला जो मेरा नाइट्रोजन होता है ये वाला ज़्यादा अच्छा लोन पेयर डोनर होता है, यानी यहाँ पर Y जो होता है ये ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है ना, किससे? X से। क्यों ऐसा? भाई उसके स्ट्रक्चर आप बना कर देख लो, उसके लोन पेयर डोनेट करवाओ, और लोन पेयर डोनेट करवाने के बाद आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना कर देख लो, ठीक है। या लोन पेयर डोनेट कराने के पहले ही आप उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देख सकते हो। अगर आप इस वाले को देखो, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे बनाती हूँ RC डबल बॉन्ड NH लोन पेयर, NH2 लोन पेयर, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर इस वाले को लोन पेयर डोनेट करवाया तो ये यहाँ चला जाएगा, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। नाइट्रोजन विल हैव पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर NH2 के पास लोन पेयर भी रहेगा, नेगेटिव चार्ज भी हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो है, अब ये वाला ज़्यादा अच्छा लोन पेयर डोनर दिख रहा है मुझे, इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो लोन पेयर डोनेट करने के बाद इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जबकि इस पर नहीं आता। तो इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला जो नाइट्रोजन होता है अमाइडीन्स के अंदर ये ज़्यादा अच्छा लोन पेयर डोनर होता है, यानी जो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होता है वो हमेशा ज़्यादा अच्छा लोन पेयर डोनर होता है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। सो अमाइडीन्स के बारे में ये एक बात हो गई। अच्छा, एक और अमाइडीन्स का एक और कंपाउंड होता है जिसका नाम है गुआनिडीन, ठीक है। गुआनिडीन क्या है ये गुआनिडीन? तो यहाँ पर वो जो मेरा R ग्रुप है, ये जो मेरा जनरल फॉर्मूला है इस तरीके से, ठीक है, उस जनरल फॉर्मूले में यहाँ पर R आता है। गुआनिडीन में क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है NH2। ओ भाई साहब,
एक और NH2 ग्रुप लग गया है, ठीक है, जिसके पास फिर से लोन पेयर आ चुकी है। तो गुआनिडीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्चुअली है, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस, सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजनस बेस होता है ये, यानी पहले हमेशा अब गुआनिडीन आएगा, उसके बाद कोई दूसरा अमाइनिडीन या अमाइडीन जो नाम है उसका, ठीक है ना, अमाइडीन वो आएगा, उसके बाद हमारा वही एलिफैटिक, एरोमेटिक एंड सो ऑन, वो कहानी जो है हमारी चलते रहेगी, ठीक है। सो इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि गुआनिडीन जो होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं किसकी, तो मेरे अमाइडीन्स की बात हो गई, गुआनिडीन की बात हो गई, इसके बाद आते हैं मेरे कौन, एलिफैटिक अमाइन, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे एलिफैटिक अमाइंस की, तो एलिफैटिक अमाइंस में अब क्या कहानी होगी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली होता क्या है कि भाई जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप, क्योंकि एलिफैटिक है यहाँ पर, ठीक है, तो ठीक है प्लस आई भी आ सकता है, प्लस एम भी आ सकता है, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ नॉर्मली प्लस एम प्लस एच या प्लस आई ग्रुप जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं कह सकती हूँ कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ तो इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो जो मेरा टर्शरी अमाइन होता है, देखो जरा टर्शरी अमाइन की बात हो रही है, टर्शरी अमाइन में क्या होता है, यहाँ से भी प्लस आई, यहाँ से भी प्लस आई, यहाँ से भी प्लस आई, तीनों तरफ से प्लस आई, नाइट्रोजन पागल हो गया एकदम, अब बिल्कुल ईगर हो चुका है अपनी लोन पेयर देने के लिए, ठीक है। जबकि वहीं अगर मैं बात करूं सेकेंडरी अमाइन की, तो सेकेंडरी अमाइन में क्या होगा, दो ही तरफ से प्लस आई है। वहीं अगर मैं बात करूं प्राइमरी अमाइन की, तो केवल एक ही जगह से प्लस आई है। वहीं अगर मैं बात करूं अमोनिया की, तो प्लस आई है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जल्दी, सबसे इजीली कौन सा नाइट्रोजन लोन पेयर देना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है ये देना चाहेगा, जितना ज्यादा प्लस आई, अभी लिखा है जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। सो टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एंड फिर हमारा अमोनिया। तो मैं ऐसा कह सकती हूं कि भाई इन जनरल और दूसरा इन गैशियस फेज, देखो जरा यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, मैंने लिखा है गैशियस फेज, यानी ये जो कहानी मैंने पढ़ी कि टर्शरी वाला सबसे जल्दी लोन पेयर देना चाहेगा, फिर लल्लू होगा सबसे अमोनिया, बर्बाद हो जाएगा प्राइमरी, वो कहानी सिर्फ चलेगी गैशियस फेज में। पानी के आते ही मामला बदल जाएगा, जैसे उधर बदला था किधर, हैलोजन्स में, ठीक है। देखते हैं कैसे बदलेगा। तो गैशियस फेज में, गैशियस फेज याद रखो, गैशियस फेज क्वेश्चन में दिया होगा तो कहानी कुछ और होगी, याद रखो, ठीक है। गैशियस फेज की अगर बात कर रही हूं तो टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर आएगा सेकेंडरी अमाइन, फिर आएगा प्राइमरी अमाइन और फिर आएगा अमोनिया। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ओके। तो फिर पानी आने के बाद क्या होगा भाई, पानी आने के बाद ये होता है कि लोन पेयर है, पानी के पास हमारा H+ होता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, ना, पानी के पास पार्शियल पॉजिटिव H+ होता है, नाइट्रोजन के पास इतने सुंदर लोन पेयर हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन आ सकती है, वहां से पानी का H+ अटैक कर सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो होता क्या है, पानी का H+ जब यहाँ पर अटैक करने जाता है तो जो टर्शरी वाला अमाइन होता है उसके पास वैसे ही इतने बड़े बड़े बल्कि 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और चौथे जगह से पानी आके लग गया, तो अब उसको लोन पेयर डोनेट करने के लिए इतनी एडिक्वेट स्पेस नहीं मिल पाती, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। इस बात का फायदा उठाता है सेकेंडरी अमाइन, वो जल्दी लोन पेयर देकर निकल जाता है, हरा देता है किसको, टर्शरी को। यही फायदा वहां पे उठाया था आयोडीन ने और यहाँ पर ये फायदा उठाता है सेकेंडरी अमाइन। तो अगर मैं बात करूं कि भाई एक्वस फेज में
एक्वस फेज में क्या कहानी होगी? तो एक्वस फेज में एक्चुअली टर्शरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन ज्यादा बेसिक हो जाता है एज कंपेयर टू टर्शरी, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइमरी और फिर आता है हमारा अमोनिया, यानी गैसियस फेज में 3210, ऐसे इसको याद रखें, 3210 0 डिग्री यानी अमोनिया, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ चलती है 3210, और जबकि एक्वस फेज में जो बेसिक स्ट्रेंथ है, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, याद रखें, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वो होता है 2310, 3210, 2310, 3200, ठीक है, और यहाँ पे 2300, ऐसे याद रखें। ये होता है एक्वस फेज में किसका? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसमें एक और एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शनल ऑर्डर है, याद रखें, एक्सेप्शनल ऑर्डर है। बहुत बार नीट में तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मिथाइल अगर आ गया तो मिथाइल का आप लोगों को पता है भाई प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो मिथाइल यहाँ पर गड़बड़ करता है, मिथाइल यहाँ पर और थोड़ा एक क्या कहते हैं एक्सेप्शनल ऑर्डर ले आता है इन मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन में क्या होता है कि मिथाइल अमाइन में जो ऑर्डर है वो जाता है, उसका पहले आता है उसका सेकेंडरी, ठीक है। अच्छा, और एक्वस में चल रही है कहानी, गैस में नहीं चल रही है। गैस में तो कोई भी हो, मिथाइल हो, इथाइल हो, कोई भी अल्काइल हो, ऑर्डर 3210 ही चलेगा। एक्वस में कोई और है तो ऑर्डर 2310 चलेगा। मिथाइल है तो ऑर्डर चलेगा 2130, ठीक है। यानी अगर मिथिल अमाइन के साथ कंपैरिजन हो रहा है, मिथिल अमाइन का कंपैरिजन हो रहा है, तो ऑर्डर आएगा 2130, 310, ठीक है, 3210, 2310, मिथिल के केस में 2130, कुछ ऐसा चलेगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। इसको मॉलिक्यूल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देती हूँ। यानी अगर मैं मिथाइल के बारे में बात करूँ तो मिथाइल का सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ जिसका रहने वाला है वो रहेगा तुम्हारा सेकेंडरी मिथिलामाइन, पहले आएगा, फिर आएगा तुम्हारा प्राइमरी, फिर आएगा तुम्हारा टर्शरी, ठीक है, और फिर आएगा अमोनिया। दिस विल बी द ऑर्डर इन केस ऑफ मिथिल अमाइंस। मिथिल अमाइंस में आता है थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं वो लोग, मिथिल अमाइन में थोड़ी सी वो लोग एक्सेप्शन ऑर्डर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो हैं कौन भाई एलिफैटिक अमाइंस, उनकी इस तरीके से बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं एरोमेटिक अमाइंस की। तो एरोमेटिक अमाइंस में तो कुछ ज़्यादा चीज़ें तुम्हें बताने योग्य बची नहीं है, ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। एरोमेटिक अमाइंस में दो चीज़ें तुम्हें देखनी है, एक जो हमारे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होंगे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, किनसे? लोकलाइज्ड लोन पेयर से, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी अभी बताया प्लस एम प्लस एच प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जितने ज्यादा रहेंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा रहेगी, ठीक है। एरोमेटिक अमाइन में आपको बस ये दो बातें याद रखनी है, बाकी तो हो जाएगा। और अगर आपको डिफरेंट अमाइंस दिए हो तो आपको तो याद ही है, ग्वानिडीन सबसे ज्यादा, फिर नॉर्मल अमाइडीन्स, ठीक है। उसके बाद कौन? एलिफैटिक, फिर एरोमेटिक, फिर अमाइड्स। अमाइड्स सबसे बर्बाद, अमाइडीन्स सबसे अच्छे। कौन अमाइडीन? जिसके पास डबल बॉन्ड वाला नाइट्रोजन होता है और एक NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। उसमें भी जो गुआनिडीन होता है जिसके पास 3 नाइट्रोजन होते हैं, NH2 और C डबल बॉन्ड N जो लगी होती है एक इमाइन ग्रुप, वो वाला जो है वो सबसे अच्छा नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। फिर एलिफैटिक एनी टाइम बेटर होते हैं, किससे? एरोमेटिक से। एलिफैटिक में भी अगर गैशियस है, ठीक है, तो 3210, एक्वस है तो 2310, मिथिल है तो 2130, ठीक है। आई होप सम अप करके चीजें समझ में आई होगी। बढ़िया क्वेश्चंस लगाते हैं इसके ऊपर, तब चीजें और अच्छी समझ में आएगी। देखो जैसे एक ये वाला क्वेश्चन, यस,
वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। दिस इज पाइपरिडीन टाइप की चीज़, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे H लगा हुआ है, फिर ये नाइट्रोजन, यहाँ CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि भाई इनमें सबसे अच्छा लोन पेयर डोनर कौन है। देखो, जब तक बताया ना जाए कि कोई और फेज है, आपको कंसीडर करके चलना है। जैसे मैं यहाँ पे खैर बता देती हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक्वस फेज की, ठीक है। एक्वस फेज की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, एक्वस फेज की बात कर रही हूँ। अब एक्वस फेज की बात कर रही हूँ तो भाई एक्वस फेज में क्या था, पहले तो देखो ये कौन से अमाइंस है, एलिफैटिक है, एरोमेटिक है, फिर फेज की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे किसी तरह का बेंजीन रिंग तो दिख नहीं रहा है, तो दे आर एलिफैटिक अमाइंस। एलिफैटिक अमाइंस में मैंने तुम्हें फेज बता दिया है कि भाई एक्वस फेज है, ठीक है। एक्वस फेज है तो ऑर्डर क्या था, जनरल ऑर्डर क्या था, जनरल ऑर्डर था 2 3 1 0। मिथिल होता तो 2 1 3 0, गैस होता तो 3 2 1 0। हमारा फर्स्ट वाला केस है, यानी एक्वस फेज नॉर्मल वाला, यानी कि 2 3 1 0 वाला। तो डिग्री लिख दो, बहुत ही आसान है, डिग्री लिख दोगे बन जाएगी चीजें, ठीक है। कैसे, तो भाई ये वाले नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूंगी तो मेरे को प्राइमरी दिखता है, जबकि यहाँ पर देखो 2 कार्बन अटैच्ड है तो सेकेंडरी दिखता है, यहाँ पर 3 कार्बन अटैच्ड है तो टर्शरी दिखता है। एक्वस फेज में हमारा जनरल ऑर्डर क्या आता है, 2 3 1 0। तो 2 3 1 0 मतलब अगर मैं इसको नाम दूं A B C, तो सबसे अच्छा होगा मेरा B, उसके बाद आएगा मेरा C, उसके बाद आएगा मेरा A। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इस तरीके से ऑर्डर बनना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ का, एग्जैक्टली, ठीक है। इसके बाद और बढ़िया क्वेश्चंस देती हूँ। देखो ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर इस तरीके से 2 रिंग्स मेरे पास बनी हुई हैं, 2 फ्यूज्ड रिंग्स, और ये मेरी 2 फ्यूज्ड रिंग्स, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक नाइट्रोजन लगा हुआ है जिसके पास बढ़िया लोन पेयर है, यहाँ पर मेरे पास एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और यहाँ पर एक NH2 बाहर लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी बात हो रही है, फिर से इसको इन्होंने दिया हुआ है इन एक्वस फेज। वैसे अगर आपको बता नहीं रहे हैं कि क्या है, मैक्सिमम टाइम तो बता देंगे, पर अगर बता नहीं रहे हैं तो फिर आप एक्वस फेज ही कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर देगा किसको, वो कोई सॉल्वेंट तो चाहिए ना वहाँ पे। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। सभी के पास यहाँ पे लोन पेयर है, फिर से मेरे ख्याल से हमें डिग्री लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये तो 2 डिग्री हो गया, यहाँ 3 से जुड़ा हुआ है तो ये 3 हो गया, जबकि ये हो गया 1 डिग्री, ठीक है। अब सबसे अच्छा डोनर कौन है, अभी बताया था सेकेंडरी वाला, ठीक है। अच्छा, इससे भी पहले इन कार्बन को मुझे नंबर देने पड़ेंगे, तो इस कार्बन को मैं A बोल देती हूँ, इस कार्बन को मैं B बोल देती हूँ, इस कार्बन को मैं C बोल देती हूँ, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो मेरा डोनर होगा वो होता है सेकेंडरी वाला। तो यानी सेकेंडरी कौन सा है, देखो यहाँ पे A वाला है, तो A सबसे अच्छा डोनर होगा। उसके बाद कौन सा होता है, उसके बाद होता है मेरा कौन सा, टर्शरी वाला। तो टर्शरी मेरा ये है, ठीक है, टर्शरी ये है, तो मेरा B उसके बाद आ जाएगा और मेरा C आ जाएगा। ये आएगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, पर ये कब आएगा, ये तब आएगा जब हम लेंगे इन एक्वस मीडियम, जब हम पानी के अंदर इसको लेंगे तब, ठीक है। मान लो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे सॉल्व करूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि बेटा एक्वस मीडियम ना लो, गैशियस मीडियम लो, गैशियस मीडियम लो, गैस के अंदर लो, तो गैस के अंदर मीडियम क्या होता है, गैस के अंदर मीडियम, गैस के अंदर ऑर्डर होता है टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये ऑर्डर होता है। गैस के अंदर सबसे अच्छा कौन सा बेस होता है, टर्शरी वाला सबसे अच्छा बेस होता है, और सबसे लो प्राइमरी होता है। तो टर्शरी अब सबसे पहले आ जाएगा, यानी गैस के अंदर B आ जाएगा, फिर B के बाद A आएगा और उसके बाद C आएगा। ये ऑर्डर बन पाएगा किसके अंदर, गैस के अंदर। आई होप ये कलर विजिबल होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से उस कलर को यूज नहीं करेंगे, है ना, रेड या वाइट या ठीक है इस तरह का कुछ लेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक और बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास, इसको मैं यहाँ ले जाती हूँ, है ना, ये वाला एग्जांपल, वाइट सही है, ओके। सो ये
जैसे एरोमेटिक अमाइंस की बात हो रही है, NH2 है, एनिलीन है ये मेरे पास, ये एक, उसके बाद है ये एक मेरे पास मिथिल एनिलीन, ठीक है। उसके बाद ये ऑर्थोमिथिल एनिलीन है। यहाँ देखो एक बहुत बढ़िया बात बताने वाली हूँ, दिस मेटामिथिल एनिलीन एंड हियर इट इज पैरामिथिल एनिलीन। फटाफट लिखो इसको, ए दिया नाम, बी दिया नाम, सी दिया नाम और डी दिया नाम, ठीक है। फटाफट बताओ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। यस कम ऑन, टेल मी टेल मी टेल मी। चलो देखते हैं। मिथाइल इफेक्ट, 2 इफेक्ट होते हैं मिथाइल के, प्लस आई होता है और प्लस एच होता है। यहाँ मेटा पे सिर्फ प्लस आई होगा, पैरा पे सिर्फ प्लस एच होगा। तो जो ऑर्डर आप लोगों ने निकाला होगा वो ये होगा कि मैम प्लस आई प्लस एम तो लोन पेयर के देने की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं ना, वो और लोन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो नाइट्रोजन मजबूर हो जाएगा अपना लोन पेयर देने के लिए। तो जो आप लोगों ने ऑर्डर निकाला होगा, आई एम वेरी श्योर बी डी सी ए, ये ऑर्डर आप लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ का निकाला होगा। पर बच्चों यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी कि ये ऑर्डर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक बढ़िया चीज इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ मैं, याद आएगा अगर पिछला आप लोगों ने वीडियो देखा है तो, ठीक है ना। एंड दैट इफेक्ट इज ऑर्थो इफेक्ट। यस, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट जिस तरीके से बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को गड़बड़ करता है, वैसे ही ऑर्थो इफेक्ट एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को भी गड़बड़ करता है। मैंने क्या कहा? एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को गड़बड़ करता है, ये किसी और की बेसिक स्ट्रेंथ को गड़बड़ नहीं करेगा। ये सिर्फ 2 ही लोगों के ऊपर अफेक्ट होता है, अफेक्ट करता है, एक तो बेंजोइक एसिड और दूसरा एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ऑर्थो इफेक्ट कैसा इफेक्ट है? ऑर्थो इफेक्ट इज एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। स्ट्रेंथनिंग की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट है, एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला इफेक्ट है। तो भाई अगर ऑर्थो इफेक्ट एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, देयरफॉर इट डिक्रीजेस, वो डिक्रीज करता है द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ को, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट? ऑफ एनिलीन। जिस तरीके से वो बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, वो एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करता है मेरे बच्चों? कम करता है। तो BDCA जो ऑर्डर आप लोगों का आया था, एक्चुअली वो ऑर्डर वैसा नहीं है, ठीक है। वो ऑर्डर जो मेरा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यहाँ पर बनेगा, वो सबसे अच्छा अब D हो जाएगा, D के बाद C हो जाएगा, C के बाद A हो जाएगा और B पूरा बर्बाद हो चुका है। B की, क्योंकि एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला इफेक्ट वहां लग चुका है, ऑर्थो इफेक्ट लग चुका है, तो बेचारा B जो सबसे अच्छा एसिड, सबसे अच्छा बेस हो सकता था, अब वो सबसे घटिया बेस हो चुका है। दिस इज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। समझ में आया? ऑर्थो इफेक्ट एनिलीन और बेंजोइक एसिड पे लगता है। अच्छे से देखें इसको, अच्छे से समझें इसको, ठीक है। आई नो कुछ 1 घंटा होने वाला है अभी, पर हाँ आई नो, बट मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल और लेना चाहूँगी, है ना। आई नो, बट मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब GOC के ऊपर जो है इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो तो रिएक्शन मैकेनिज्म पे ही बनेगा, है ना। तो GOC का लास्ट वीडियो है, तो कुछ अच्छे 1-2 एग्जाम्पल्स लेकर इसको यहाँ कंक्लूड कर देते हैं हम। एक्चुअली क्या होता है, इसके जस्ट बाद वी हैव टू कंडक्ट अ क्लास। ओके, यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। फटाफट इसको डिस्कस करते हैं बेटा। सॉल्व तुम लोगों ने शायद कर लिया होगा, A, B, C और D, ठीक है। इसकी बात कर लेते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ में अब मुझे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो मेरा नाइट्रो ग्रुप है
उसका इफेक्ट कैसा है। नाइट्रो ग्रुप का जो इफेक्ट है, नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट है मेरा कैसा वाला है, प्लस एम है, नहीं प्लस एम तो कतई नहीं है। नाइट्रो ग्रुप का इफेक्ट है माइनस एम, माइनस आई भी है साथ में, मेटा पे सिर्फ माइनस आई है, पैरा पे माइनस एम है। ओहो, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को खींच के बेचारे NH2 की लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। और यहाँ तो ये ऑर्थो पे लग गया, तो यहाँ तो इसने ऑर्थो इफेक्ट भी लगा दिया, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट देखता नहीं है कि प्लस एम लगाना है कि माइनस एम लगाना है, जो लगाना है वो हमेशा ऑर्थो इफेक्ट जो है ये मीजोमेरिक और इन सब के पहले लग जाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाकर बेसिक स्ट्रेंथ को बर्बाद कर देता है। यानी इन सब का तो जो हो, बी तो सबसे घटिया बेस हो चुका है बेचारा। क्यों हो चुका है, ऑर्थो इफेक्ट के कारण। और ये दोनों बेचारे बर्बाद हो गए इंडक्टिव और मीजोमेरिक के कारण। ठीक है, इसमें से ज्यादा बर्बाद कौन है, तो ज्यादा बर्बाद डी है और कम बर्बाद सी है। सबसे अच्छा खुश यहाँ पर ए है, क्योंकि ए के पास कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, सी के पास माइनस एम है, डी के पास माइनस आई है और बी के पास ऑर्थो इफेक्ट है। तो ऑर्थो इफेक्ट कंटिन्यू बर्बाद किए जा रहा है। ऑर्थो इफेक्ट को कोई दूसरा काम नहीं है, ऑर्थो इफेक्ट कंटिन्यू बर्बाद किए जा रहा है हमारे एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को। लास्ट 2-3 एग्जांपल्स लेना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ध्यान देना अच्छे से। NH2 कार्बन, NH2 याद होगा अगर ये स्ट्रक्चर ग्वानिडीन की तरह दिखाई दे रहा होगा, देखो जरा जाके, ये जनरल अमाइडीन की तरह दिखाई दे रहा होगा। एक, दो, तीन, ठीक है। इसके बाद एक बढ़िया हाइड्रोजन और यहाँ पे R, तो दिस इज 4। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखेंगे फटाफट। ठीक है, यहाँ पे अगर बताऊं तो भाई ये तो ग्वानिडीन, आंखें बंद करके सबसे अच्छा बेस बताई चुकी हूँ मैं। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हमें देखना है, आंखें बंद करके फर्स्ट वाला सबसे अच्छा बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बता दिया। ये जनरल ग्वानिडीन, जनरल अमाइडीन। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मेरे पास एक ही नाइट्रोजन है लोन पेयर डोनर, यहाँ पर मेरे पास 2 नाइट्रोजन है लोन पेयर डोनर। ठीक है, यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है और यहाँ पर भी एक ही नाइट्रोजन है। तो अगर मैं 2, 3 और 4 में कंपेयर करूँ तो ज़्यादा मेरे पास वेराइटी ऑफ लोन पेयर देने की टेंडेंसी किसके पास दिख रही है, तो 2 के पास दिख रही है। तो ज़्यादा डोनर एटम भी एक्चुअली 2 के पास हैं। तो 2, 3 और 4 में अगर कंपेयर करूँगी तो एनी टाइम 2 इज़ अ बेटर बेस। ठीक है, उसके बाद बात करूं 3 और 4 की, तो इसके पास भी एक नाइट्रोजन है, इसके पास भी एक नाइट्रोजन है, पर इसके पास डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन है, इसके पास डबल बॉन्डेड नहीं है। दिस इज sp2 टाइप का नाइट्रोजन, दिस इज sp3 टाइप का नाइट्रोजन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, डोनेशन टेंडेंसी कम, तो ये बर्बाद हो चुका है, ये बच चुका है। 4 के बाद आएगा 3, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। आई होप आया होगा। इसके बाद फटाफट एक लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत टिपिकल एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज पिरिडीन, ठीक है, दिस इज एनिलीन। ओके, बहुत ही बेसिक, और मतलब बेसिक नहीं कहूँगी, बहुत ही टिपिकल एग्जाम्पल है बेटा, ये बहुत ही टिपिकल। एग्जाम्स में इनफैक्ट कई बार आ भी चुका है। ठीक है, इनका नाम याद रखें, पिरिडीन, दिस एनिलीन, और ये बहुत ही फेमस पायरोल। जब से एरोमेटिसिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, पायरोल के तो बहुत बार हम लोगों ने पायरोल के बारे में बात की हुई है। ठीक है, एरोमेटिसिटी में खूब चर्चे हुए हैं इसके, है ना। अगर मैं बात करूं इनकी बेसिक स्ट्रेंथ की, तो इनमें बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, है ना, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी। यहाँ पर अब बात करते हैं पिरिडीन के अंदर इस लोन पेयर की। ये लोन पेयर अगर आप देखोगे लोकलाइज्ड है। ठीक है, फिर एनिलीन के अंदर ये देखोगे तो ये डीलोकलाइज्ड है, यानी रेजोनेंस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये लोन पेयर, भाई यही लोन पेयर के एक्चुअली कारण एरोमेटिसिटी आती है। ये लोन पेयर अगर चले गए
कंपाउंड बर्बाद हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, कभी होना नहीं चाहेगा वो। ये लोन पेयर तो आपको कभी नहीं मिलने वाले, जिस चक्कर में पायरोल के पास दिखाने के लोन पेयर तो हैं, पर वो लोन पेयर सिर्फ दिखाने के हैं, देने के नहीं हैं। ठीक है, क्यों देने के नहीं है? क्योंकि भाई वो उसके काम के हैं, वो उसकी एरोमेटिसिटी लाने वाले लोन पेयर हैं। अगर वो चले गए तो कंपाउंड हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, और कतई कोई कंपाउंड कभी एंटी एरोमेटिक होने के लिए रिएक्शन नहीं करता। तो ये पायरोल सबसे रद्दी बेस है और सबसे अच्छा बेस होगा मेरा पिरिडीन। क्यों ऐसा? क्योंकि पिरिडीन के अंदर है लोकलाइज्ड लोन पेयर, और हमेशा लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर वे बेटर देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर ये बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, बेसिसिटी के ऊपर। एक SIR इफेक्ट को लेकर एक और लूंगी, बस लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, SIR इफेक्ट का एप्लीकेशन एक्चुअली आप लोग फिर से देख लोगे। कल हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ तो SIR इफेक्ट का लिया ही था, बढ़िया सा एग्जाम्पल। यहाँ पे ले लेती हूँ, देखो एक और, मज़ा आएगा तुमको, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर हमारा नाइट्रोजन, उस पर हमारे 2 मस्त बड़े बड़े मिथिल ग्रुप, यहाँ पे और 2 बड़े बड़े मिथिल ग्रुप। ठीक है, यहाँ मैं गोला ना बना के इसको बढ़िया बेंजीन इस तरीके से बना लेती हूँ। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो ये मेरा NH2 ग्रुप, जो कि बल्कि नहीं माना जाता। ठीक है, ये अब अगर बात करूँ तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में 3 बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, बताया था 3 बल्कि ग्रुप लगे होंगे, स्टेरिकली हिंडर करेंगे एक दूसरे को। ये दोनों मिथिल पकड़ के इस मिथाइल को, ये जो डाइमिथाइल अमाइन यहाँ लगा हुआ है, उसको बहुत परेशान करेंगे, उसको जगह नहीं होने देंगे उसकी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के लिए, जिसके कारण ये बेचारा परेशान हो जाएगा और ऐसा प्लेन से बाहर आ जाएगा। ऐसे प्लेन से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। जैसे ही ये प्लेन से बाहर आता है, इसी को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। पिछला वीडियो देखो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये जैसे ही ग्रुप जो है ये पूरा ऐसा बाहर आ जाएगा बोर्ड के, ये प्लेन के बाहर आ जाएगा, ये लोन पेयर जो पहले लोकलाइज्ड नहीं थे, पहले थे जो कि पहले बेंजीन के साथ यूं रेजोनेंस कर रहे थे, अब हो जाएंगे लोकलाइज्ड। क्यों हो जाएंगे लोकलाइज्ड? ड्यू टू SIR। जबकि यहाँ पर ये छोटा है और ये दोनों इतना इफेक्ट नहीं डाल पाते, तो इसीलिए ये लोन पेयर नीचे जाएंगे बेंजीन में और डीलोकलाइज्ड ही रहेंगे। फिर वही कहानी, डीलोकलाइज्ड वाले अपने ही घर में घूमते हैं, लोकलाइज्ड वाले इजीली अवेलेबल होते हैं। तो मेरा ये वाला जो है अच्छा बेस हो जाएगा। अगर इसको A बोलूँ, इसको B बोलूँ, तो A की टेंडेंसी लोन पेयर देने की एनी टाइम बेटर होगी B से। ये हो गई मेरी ऑर्डर। ये किसका ऑर्डर हो गया? ये ऑर्डर हो गया मेरा बेसिक स्ट्रेंथ का। क्यों हुआ? तो ये हुआ है भाई SIR इफेक्ट के कारण। तो कंक्लूड करूं अगर, तो यही था, जो लोन पेयर्स डीलोकलाइज्ड रहेंगे, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व रहेंगे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेंगे, दे आर डिफिकल्ट टू गेट शेयर्ड विद सम अदर ग्रुप, तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। जो एटम जिसका अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो अपने लोन पेयर पकड़ के रखेगा, देगा नहीं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से कम हो जाएगा। साइज़ की अगर बात करूँ तो साइज़ अगर बड़ा होता है तो लोन पेयर वहीं आसानी से डीलोकलाइज हो सकते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करके। सो आई होप अब बेसिक स्ट्रेंथ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ चीज़ों में दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ सारी चीज़ें बता दी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसके अंदर मैं जनरल रिएक्शंस के बारे में बात करूंगी। ठीक है, सो तब तक के लिए दिस इज ट्विंकल सोनी साइनिंग आउट। कीप वॉचिंग गाइज, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो अगर पसंद आता है तो, एंड थैंक यू।